हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये ओरिजिन का पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, हम अभी ओरिजिन को लेकर चल रहे हैं और हमने 2 वीडियो डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप लोगों ने उस चीज़ को देखा होगा और उस चीज़ को नोट डाउन भी किया होगा, क्योंकि मैं आज ये ओरिजिन को ख़त्म करने के बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको आंसर राइटिंग करने हैं और फिर उसको आप इवेलुएट किया जाएगा क्या आपका आंसर राइटिंग किस तरीके से आपने लिखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो हमने क्या किया था पिछले क्लास में, मैं उनको थोड़ा सा देख लेता हूँ एक बार। ओके, तो हमने पिछले क्लास में देखा था यही सब कि ये सब मैंने कुछ कुछ अर्ली हड़प्पन फेज के कुछ साइट्स को देखा था और उनमें से कुछ सिमिलरिटीज था जो कहीं ना कहीं वो मेजर हड़प्पा तक के गया था। फिर भी हमने बताया था कि जो ग्रेजुअल सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, बात करें क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है हड़प्पा सभ्यता के ओरिजिन में, वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि सुटेबल हो सकता है। सुटेबल मतलब बहुत ही एक तरह से सही है। बट हमने उसका भी खंडन किया था, हमने उसका भी कॉन्ट्रडिक्शन हमने उसका भी किया था। क्यों किया था कि चीज़ों को समझिए कि जैसे कि कुछ हड़प्पा साइट्स हैं, जैसे गुजरात है, देसलपुर है, पंजाब है। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे हड़प्पन साइट्स है ना कि वहां पे अर्ली हड़प्पन का कुछ मिला ही नहीं है। तो समझ रहे हैं आप बात को, यहाँ पर कुछ भी अर्ली हड़प्पन साइट्स का कुछ भी यहाँ पर प्रमाण नहीं मिला। हालांकि जो ये सब साइट्स हैं ये सब मेजर हड़प्पा के साइट्स हैं। लोथल, देसलपुर, चनहुदड़ो, ये सब मेजर हड़प्पन साइट्स हैं और यहाँ पर अर्ली हड़प्पन साइट्स का कुछ भी ऐसा चीज नहीं मिला। तो अचानक ऐसा लगता है कि अचानक मेजर हड़प्पा यहाँ पे उद्भव हुआ। ठीक है, और भी कुछ चीजें देख लीजिए। कुछ ऐसे साइट्स है ना जहाँ पे अर्ली हड़प्पा चीज प्रेजेंट है, मेजर हड़प्पा कुछ भी वहाँ पे विशेषता प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और भी कुछ ऐसे साइट्स हैं आप देख सकते हो, कुछ जैसे चौलिस्तान हो गया। ठीक है, वहां पे कुछ ही ऐसे साइट्स मिले हैं, 1 2 3 साइट्स ऐसे मिले हैं जो अर्ली हड़प्पा से मेजर हड़प्पा की ओर तक मतलब कहने का मतलब गया है। तो एक तरह से पूरा ऑब्सक्यूर है, धुंधलापन एक तरह से बना हुआ। तो हम कैसे इस चीज का व्याख्या कर सकते हैं कि जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है इस हड़प्पा के उद्भव को सही से समझा पाता है। हालांकि जब आप आंसर राइटिंग करिएगा तो उन सारे चीजों को यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसके पहले फेवर में लिखिए, फिर उसके आप कॉन्ट्रडिक्शन में लिखिए क्या है। ठीक है, फिर अंत में आपका कंक्लूजन देना है उन चीजों को। तो इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आप लिख सकते हैं कि जो हड़प्पा, जो भी अर्ली हड़प्पा से जो मेजर हड़प्पा के बीच में जो भी ट्रांजिशन का जो फेज हुआ, उसमें कहीं ना कहीं एक कहने का मतलब एक तरह से कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ उनके आइडियाज हैं, उन चीजों का कहीं ना कहीं एक तरह से आदान प्रदान हुआ है। कुछ सोशल कल्चर की बात कर लेते हैं, कुछ आइडियाज की बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अर्ली हड़प्पा के समय में जो भी एक गवर्नेंस चल रहा था वो कहीं ना कहीं मेजर हड़प्पा में जाके हुई होगी। लेकिन बट फिर भी नो एनी लिटरेचर, आप बहुत बात कर सकते हैं कि लिटरेरी एविडेंस नहीं है, कभी आप उसको पढ़ा भी ना सका अभी तक जो लिपि है। तो आप इस चीज को फिर भी क्लियर नहीं कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में, हड़प्पा सभ्यता के ओरिजिन में ग्रेजुअल क्रमिक का सिद्धांत भी पूरे तरह से इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पाता है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो कुछ ऐसे ऐसे विद्वान जैसे कि फेयर सर्विस महोदय, मैं आज उन्हीं चीजों को बाद में चर्चा करूंगा। मैं जो पॉइंट्स लिखता हूँ उन पॉइंटों को मैं यहाँ पे लिखूंगा और जब आंसर राइटिंग करिएगा तो बस आप इन्हीं पॉइंट को लिखना, बाकी कुछ नहीं करना। फेयर सर्विस, फेयर सर्विस थे एक फेयर सर्विस जो महोदय, इनका कहना है, इन्होंने तो ऐसा कह दिया ना कि भाई जो ये हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण, जो सिटी डेवलपमेंट हुआ हड़प्पा सभ्यता के, उसमें कहीं ना कहीं धर्म की भूमिका है। इसने हड़प्पा सभ्यता के ओरिजिन में इसने रिलीजन को बता दिया। क्या बता दिया? फेयर सर्विस महोदय ने रिलीजन को बता दिया ओरिजिन, हड़प्पा सभ्यता के ओरिजिन ऑफ सिटी लाइफ, नगरीकरण कैसे भाई। तो इसमें 2 तरह की इन्होंने फेयर सर्विस महोदय ने रिलीजन के आधार पे इन 2 तरह की चीजें बोला। ठीक है, इन्होंने बोला कि धर्म की भूमिका तो है ही,
ध्यान रखिएगा, जो धर्म की भूमिका है वो केवल उत्पादन में नहीं बल्कि अधिशेष संग्रह में भी धर्म की भूमिका। मतलब देखिए बोला जो प्रोडक्शन है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी लेवल तक जा रहा है चीजें, इसको समझना आपको हर एक चीज को, और आप अपने साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रखिए कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल आया है। तो अगर आप 5-6 साल का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं ये सब सवाल एग्जाम में नहीं आया। तो उन चीजों पर थोड़ा कम फोकस करना आपको, ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ाना तो सब कुछ है। तो इन्होंने बोला कि जो रिलीजन है उसका प्रभाव प्रोडक्शन पर भी है, उसका जो भूमिका, उसका जो रोल है रिलीजन का, धर्म का, वो उत्पादन में भी है। अब देखिए जब उत्पादन होगा तो उत्पादन जब ज्यादा बढ़ेगा, सरप्लस होगा तो धीमा धीमा सिटी लाइफ, मैंने बताया था पिछले वीडियो में इस चीज के बारे में। ओके, उत्पादन में ही नहीं बताया है बल्कि अधिशेष संग्रह में। अधिशेष संग्रह मतलब क्या हुआ, जो सरप्लस, अब जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा सरप्लस होगा। तो इन दोनों में रिलीजन का रोल, धर्म की भूमिका को बता दिया। कैसे भाई, आप देख लीजिए उत्पादन में कहा, देखिए मातृदेवी, मदर जो गॉडेस था, मदर गॉडेस, हिंदी में मदर गॉडेस लिखते हैं मातृदेवी, सिंधु और सभ्यता का हम जब पढ़ेंगे आगे रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे मातृदेवी की उपासना बहुत ही ज्यादा। तो कहीं ना कहीं मातृदेवी की उपासना से उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा है। जो मातृदेवी की जो उपासना है कहीं ना कहीं इससे उत्पादन में प्रोत्साहन। ओके, कैसे भाई, तो जो मातृदेवी है कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्पादन का, प्रोडक्शन के मामले में इनका पूजा किया जा रहा है यहाँ पर मातृदेवी के। हम आगे पढ़ेंगे रिलीजन में तो चीजों को देखेंगे, लेकिन आपको तो पॉइंट यहाँ पे लिखना है। आप देख लीजिए बहुत सारा मेल और फीमेल ऑर्गन का यहाँ पे पूजा किया गया, वर्शिप ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, पुरुष एवं महिलाओं के अंगों की उपासना, ये भी उत्पादन का प्रतीक है। कहीं ना कहीं ये भी तो रिप्रोडक्शन का प्रतीक है। पुरुष एवं महिलाओं के जो अंगों की जो उपासना हो रही है, जो पूजा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भी रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्शन है। तो ये भी कहीं ना कहीं इससे भी उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। तो इन धर्म से जोड़ दिया, हालांकि इस चीजें उतना सच नहीं है, लेकिन सारे विद्वान का अलग अलग मत है, उनको तो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना ही है ना। देखिए तीसरा, पृथ्वी देवी की पूजा, पृथ्वी देवी या उर्वरा शक्ति, पृथ्वी देवी अथवा उर्वरा शक्ति, इसकी पूजा की बात किया गया, इसकी पूजा, इसकी उपासना। अब बताइए, तो कहीं ना कहीं ये भी उत्पादन से रिलेटेड है। तो इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं आप, इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, हालांकि इसे प्रश्न नहीं आए हैं बट इन प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब आप सारे आप फैक्ट देख रहे हैं। सरप्लस में क्या बोला भाई कि सरप्लस में उत्पादन का क्या रोल है। ओके, देखिए सरप्लस में उत्पादन का क्या रोल होता है, धर्म का क्या रोल होता है, तो पुरोहित एवं यक्ष के मान, यक्ष का अगर हम बात करेंगे तो यह ध्यान रखिएगा, पुरोहित एवं यक्ष के माध्यम से। मैंने बताया था कि जो पुरोहित वर्ग थे वही जो भी सरप्लस हो रहा था उसको, अब देखिए जो भी सरप्लस होगा तो ये सरप्लस अगर हम मान लेते हैं कि एक क्षेत्र वहां बहुत ज्यादा सरप्लस, बहुत ज्यादा अनाज का उत्पादन हो रहा है, फालतू हो रहा है, अब ये रखा रह जाएगा यहाँ पर, तो वो एरिया क्या समृद्ध कर पाएगा, प्रोस्पेरस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस सरप्लस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, बेचेंगे अलग अलग जगह में, तभी ना हमारे पास जो भी पैसा, कुछ भी चीजें आएंगी, तभी तो ये हमारा चीजें डेवलप होगा। तो इस चीज को ले जाएगा कौन, तो उसमें पुरोहित एवं यक्ष के माध्यम से जो अधिशेष है, जो सरप्लस है, ओके, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले आना, ये सब पुरोहित एवं यक्ष वर्ग इस समय, मतलब कहने का मतलब आ गया था। और जितना भी ज्यादा चीजें यहाँ से यहाँ जाएगी, पैसा दूसरी जगह से यहाँ पे आएगा हमारे क्षेत्र में, तो ये कहीं ना कहीं डेवलप होगा। तो ये सब बोला कि ये सब चीज नगरीकरण के लिए, मतलब समझ सकते हैं आप कि धर्म को बता दिया कि धर्म
जो है ये उत्पादन और अधिशेष संग्रह में धर्म की भूमिका के बारे में फेयर सर्विस महोदय ने बताया, और बताया कि कहीं ना कहीं इन चीजों से ही प्रोडक्शन और अधिशेष संग्रह होगा, तभी कहीं ना कहीं नगरीकरण होगा। और ये ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में फेयर सर्विस महोदय ने छोटा सा टिप्पणी किया। लेकिन समझ ली बातों को, इसका भी आप खंडन कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। बोलिएगा कहीं एक भी कहीं भी साहित्यिक साक्ष्य नहीं है कि इस प्रक्रिया को बता पाइएगा कि हाँ माता देवी की उपासना होती थी, उत्पादन के लिए होती थी। तो इनका कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकता है? कोई भी साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। एक साहित्यिक साक्ष्य का तो अभाव होगा ना, साहित्यिक साक्ष्य का अभाव, आप इसको लिखिएगा। सेकंड क्या भाई, आप देखिए, तो इसको अगर थोड़ा थोड़ा हम इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से हम इस चीज को नहीं कर सकते हैं कि धर्म का एक भूमिका रहा है उत्पादन और अधिशेष संग्रह में। थोड़ा थोड़ा चीज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को हम पूरा तरह से, इस चीज को हम आंशिक रूप से स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन पूरा तरह से धर्म को हम नहीं दे सकते हैं इस चीज के मान। ठीक है, तो ये धर्म का मैंने फेस मैं जो थ्योरीज है उन थ्योरीज को मैं बताऊंगा, और जब मैं आपको प्रश्न दूंगा तो आपको उसका आंसर राइटिंग करना है। फिर आपको खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, ये जो मैं प्रश्न को कर पाया, तो आपको समझ में आएगा। जितना भी वीडियो आ रहा है उसको बस देखते रहिए और कुछ भी नहीं करना। आपके पास जो भी बुक है उसको बुक को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, सब कुछ होगा यहाँ से। मेंस ऑप्शनल हिस्ट्री का आपका क्लियर होगा तो होगा, ठीक है। इसके लिए परेशान नहीं होना। एंशिएंट हिस्ट्री है, पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। उन चीजों को लिख भी पाइएगा बहुत ही अच्छे तरह से, क्योंकि वहां पे प्लेथोरा ऑफ एविडेंस, चाहे वो आप बात कर लेते हैं लिटरेरी एविडेंस की बात कर ले, या बात कर लेते हैं आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का, तो बहुत ज्यादा मिलता है मिडाइवल में और मॉडर्न में। बट यहाँ की बात करें तो नहीं मिलता, तो थोड़ा हम इस चीज को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट प्रश्न भी उसी तरीके से आते हैं। अब देखिए चीजों को समझिएगा। ओके, अब देखिए बहुत सारे विद्वान, जैसे कि कुछ ऐसे विद्वान हैं, मैं उनका नाम लेता हूं। ग्रेगरी पासेल, जी पासेल या ग्रेगरी पासेल, ठीक है, और श्रीन रत्नागर। मैं हिंदी लिख रहा हूं, कुछ कुछ वीडियो में इंग्लिश लिखा हूं, लेकिन नाम में क्या है, नाम तो मैं हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखूं, समझना आपको, ठीक है। श्रीन रत्नागर, तो श्रीन रत्नागर और ग्रेगरी पासेल ने क्या बताया ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन के बारे में क्या बता दिया, समझिएगा बात। इसने ओरिजिन के बारे में बता दिया कि जो ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, बोला जो मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है, जो मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड हुआ, वही सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव का कारण बना। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया के व्यापार की भूमिका को बता दिया, समझ बात को। उसने इस चीज को बताया ग्रेगरी पासेल और श्री रत्नागर ने, समझ बात को। बोला कि जो भी हड़प्पा सभ्यता का नगर का स्वरूप है वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से व्यापार हुआ, और मेसोपोटामिया से व्यापार होते होते ये चीजें डेवलप हुई, समझ बात को। इन चीजों के बारे में इन्होंने बताया, ओके। लेकिन इसका खंडन है भाई, खंडन बहुत जबरदस्त रूप से किया किसने, ध्यान रखिएगा, डीके चक्रवर्ती ने। डीके चक्रवर्ती ने बोला, जी देखिए, अब जब आप मान लेते हैं, आपका प्रश्न आ जाए, सिंपल अगर प्रश्न आ जाए कि आप ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखे, तो 2-3 थ्योरी लिख दीजिएगा और उसका खंडन करते हुए, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा मार्क्स उसमें आ जाएगा। अब देखिए खंडन में डीके चक्रवर्ती बोलते हैं कि ऐसा, देखिए पहला बात, डीके चक्रवर्ती एक राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, और राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। अब देखिए जितने भी इतिहासकार हैं, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से ओपिनियन दिया है, तो उनके सोच भी डिपेंड करता है, जिस तरह के वो चीजों को फॉलो करते हैं। ये राष्ट्रवादी हैं, तो वे दूसरे जगह के चीजों को भारत का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके डेवलपमेंट में लाएगा ही नहीं। बोलेगा नहीं, हम तो राष्ट्रवादी हैं, हमारी तरफ मतलब इंडिया के ही मतलब चीजों से ये विकसित हुआ, ना कि हम बोल देंगे कि आप कह सकते हैं कि मतलब मेसोपोटामिया से नहीं हुआ। खंडन कैसे किया, बोला कि नो एविडेंस, कोई भी एक तरफ प्रॉपर एविडेंस नहीं है, प्रॉपर साक्ष्य नहीं है, कोई भी आंकड़ा प्राप्त नहीं है जो बताएगा हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के बारे में।
मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच के व्यापार के बारे में एकदम क्लियर रूप से स्पष्ट करने के लिए कोई भी आंकड़ा प्राप्त नहीं है। आप चीजों को समझ सकते हैं, यही लिखना आपको, फर्स्ट लाइन। सेकंड लिखना है, और बहुत सारे शोध हुए तो उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें डायरेक्टली ये चीज पता चला कि जितने भी व्यापार हो रहे हैं डायरेक्ट तो व्यापार का कहीं पर जितने नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए रिसर्च खुदाई हो रहा है, नया रिसर्च हो रहा है, उसमें बोला कि डायरेक्ट कांटेक्ट तो था ही नहीं मेसोपोटामिया के साथ। मैं यहाँ पे बस आपको शॉर्ट आउट लिख रहा हूँ, लेकिन इसको आपको लिखना कि कोई भी तरह का प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध नहीं था। नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रेड बिटवीन द मेसोपोटामियन हड़प्पा सिविलाइजेशन, बट लेकिन क्या था भाई कि जो फारस की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा, बीच में मेसोपोटामिया से जाने से पहले बीच में एक आती है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी के पास ही कुछ व्यापारी थे, एक्टिव व्यापारी थे। उसके बीच से अब देखिए हड़प्पा यहाँ पे है, इनका व्यापार चला फारस से खाड़ी से, और फारस से खाड़ी का व्यापार चला मेसोपोटामिया से। इस तरह से होता था, बीच में इंटरमीडिएट्स का काम किया फारस से खाड़ी में रह रहे हैं जो व्यापारी लोग हैं इन्होंने। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, फेलका नाम का एक आपका नाम दिखाई पड़ता है, फेलका और बहरीन के लिए सब इस्तेमाल हुआ दिलमुन, ठीक है, दिलमुन। तो फेलका और बहरीन ने यहाँ पर इंटरमीडिएट का काम किया हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार का। तो डायरेक्ट कांटेक्ट था ही नहीं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था तब कैसे कर सकते हैं ये, इसने ओरिजिन के कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में इसका भूमिका रहा, डायरेक्टली रूप से तो नहीं कर सकते ना। ओके, अगर हम थर्ड की बात कर लेते हैं तो तीसरा में बोला कि हम जब देखते हैं जितने भी रिसेंट डिस्कवरीज हुए, देखिए आपको चीजों को गहराई में नहीं जाना, हर एक चीज को इतना गहराई में जाना, हम ओरिजिन को ऑलरेडी हमने 3 वीडियो में किया, तो ज्यादा गहराई में घुसना ही नहीं है, आपका काम बन जाए बस इतना है। तो रिसेंट डिस्कवरी शो करता है, क्या करता है भाई कि जो पश्चिमी एशिया, ध्यान रखिएगा, जो वेस्टर्न एशिया है उससे ज्यादा कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेवलप था रिसोर्सेज के मामले में। तो रिसेंट डिस्कवरी क्या बताता है कि वेस्टर्न एशिया जो है इससे कहीं ज्यादा, ध्यान रखिएगा, इससे कहीं ज्यादा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट समृद्ध था, किसके मामले में, तो रिसोर्सेज के मामले में, संसाधनों के मामले में कहीं ज्यादा समृद्ध था। तो बताइए जो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है तो हम दूसरे जगह व्यापार क्यों करेंगे, बताइए, करिएगा। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है तो आप उतना दूर मेसोपोटामिया व्यापार करने के लिए क्यों जाएंगे, ये भी चीजें हैं सर। तो आप चीजों को समझिए। तो इन सारे फैक्ट के डीडी चक्रवर्ती ने इन चीजों के बारे में बोला, तो आप कह सकते हैं इन चीजों के बारे में, आप कह सकते हैं कि हमें जब भी इस अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो बोलिए कि इन सारे फैक्टों के आधार पे हम बता सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण है उसमें मेसोपोटामिया की भूमिका को हम इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के हम नहीं दिखाया जाना चाहिए। हालांकि हम बोल सकते हैं कि कुछ चीजें, मतलब कहने का मतलब कुछ चीजें रहा, प्रभाव रहा, बट पूरा तरीके से हम बढ़ा चढ़ा के हड़प्पा के नगरीकरण के विकास में हम मेसोपोटामिया के व्यापार की भूमिका को हम नहीं लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप चीजों को लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हम जितने फैक्टों के। अब देखो लास्ट जो टॉपिक बचता भाई बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसको यूपीएससी ने पूछा, इस प्रश्न को यूपीएससी ने पूछा। क्या पूछा, सवाल क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द मेजॉरिटी ऑफ द नॉन हड़प्पन सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन द सेमी एरिड एरिया विथ सैलाइन ग्राउंड वाटर। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, इसको यूपीएससी 2016 में पूछा गया कि जितने भी स्थल, अधिकांश स्थल वो हड़प्पा कालीन बस्तियां जो हैं वो लवणीय भूजल वाले क्षेत्र और अर्धशुष्क वाले क्षेत्र में क्यों पाए गए, क्या रीजन रहा होगा। ये प्रश्न बहुत ही जबरदस्त तरीका से, लेकिन इसको लिखना कैसे है, जब तक कि बहुत सारे आप रिसेंट डिस्कवरी हो गया या बहुत सारे
रिसर्च पेपर को पढ़िएगा, तभी इस प्रश्न को उत्तर दे पाइएगा। हालांकि यूपीएससी का प्रश्न है ये, तो उत्तर देना आपको पड़ेगा। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं बताइए आप, इस सवालों को किस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए इस तरह के सवालों को आप किस तरह से लिख सकते हैं, चीजों को समझिएगा। पहला बात क्या लिखेगा कि सेमी एरिड एरिया में, अब देखो जितने भी सेमी एरिड एरिया जो एरिया है वहां पे सलाइन ग्राउंड वाटर है, सलाइन ग्राउंड वाटर है, ठीक है। देखिए सेमी एरिड, जैसे कि अगर हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, अगर आप थोड़ा सा मैप को अगर आप दिमाग में रखते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ मैप को, ठीक है। हालांकि सही मैप नहीं है बट चीजों को समझिए। यहाँ पे क्या है भाई, इंडस नदी है, उसकी और भी ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं। तो जब इस क्षेत्र को हम देखेंगे तो इस क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा है। चीजों को समझिए कि इस क्षेत्र में बहुत ही लेस रेनफॉल, बहुत ही कम वर्षा होती थी। तो ये क्षेत्र क्या है, सेमी एरिड क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, पहला बात। अब इस चीज को कैसे लिखेगा, आप पहले आपको क्लियर करना है कि अर्ध शुष्क क्षेत्र में क्यों हुआ, ठीक है। देखिए चीजों को समझना आपको, ओके, सेमी एरिड एरिया में क्यों है आखिरकार। तो पहला पॉइंट डालना है कि अब देखिए यहाँ पर कम वर्षा हो रही है, और जब कम वर्षा होगी, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या है, ये है ऊपरी गंगा मैदान, मतलब अपर गंगेटिक बेसिन या अपर गंगेटिक वैली बोल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश, यहाँ पे बारिश की मात्रा ज्यादा है। अब जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पे जंगल भी घने होंगे, जंगल भी घने होंगे, और जहां पे बारिश कम होगी वहां पे जंगल भी बहुत कम घने होंगे। तो सेमी एरिड एरिया में कम बारिश, आपको लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट लिख रहा हूं, कम वर्षा तो कम घने जंगल। और जब कम घने जंगल होंगे तो चीजों को समझिए कि जब लेस रेनफॉल और बहुत ही लेस डेंस फॉरेस्ट बोल सकते हैं, तो क्या होगा कि इसको काट के यहाँ पे बसना, इस चीज को सफाई करके, जंगलों की सफाई करके बसना बहुत ही एक तरह समझ लिए ना कि आसान काम था हड़प्पा के लोगों के लिए। अब हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल क्या हुआ भाई, तो बोलिएगा तांबा और कांस्य, ब्रोंज और कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। अब ब्रोंज और कॉपर के जो भी होंगे हथियार, जो पेड़ों की कटाई के लिए, जंगलों की कटाई के लिए, वो उतना ही होंगे जो कम घने जंगल को आसान से काट सकते हैं। अगर ज्यादा घने जंगल रहेंगे तो उसको काट पाना मुश्किल है। और यहाँ पे अभी तक लोहा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं लोग, अभी तक पूरे सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहा कहीं प्रमाण नहीं मिला इस्तेमाल की इन्होंने। तो तांबा और कांस्य के जो भी उपकरण है, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेगा, इनके उपकरणों को विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दे इजिली, आसान रूप से कट द फॉरेस्ट, जंगलों का सफाई किया और वहां पे बस गए। अब यहाँ पे तो बस नहीं सकते थे, इधर इधर पूरे घने जंगल थे, और घने जंगल के लिए चाहिए बहुत जबरदस्त रूप से काटने वाला, बातों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बसने का एक कारण हो गया कि जंगलों के आसान से कटाई हो गया, तो इसलिए अर्ध शुष्क क्षेत्र में इन लोग बस गए, पहला बात। अब अर्ध शुष्क क्षेत्र में इन लोग बसे, तो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है, अब मैं लिखा सेमी एरिड रीजन, यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, वो कैसा है, सैलाइन है, खारा है। यही हम बात करते हैं ईस्ट में। देखिए यहाँ ईस्ट की अगर बात करते हैं, पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पे मीठा जल था, यहाँ पर जो भूजल है वो मीठा है, तभी तो जितने भी न्यूलिथिक सेटलमेंट हैं इधर यहाँ ज्यादातर दिखाई पड़ते हैं। ऑलमोस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट हैं वो ज्यादातर इन पूर्वी क्षेत्रों में पाए गए, क्योंकि यहाँ पे मीठा जल था। अब पीने के लिए चाहिए मीठा जल, तो ये ग्राउंड वाटर सेलाइन है। अब ग्राउंड वाटर जब सेलाइन है, यहाँ पर क्षेत्र में ग्राउंड वाटर सेलाइन है, तो उसका इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, वो तो पीने के लिए उपयुक्त है ही नहीं। ग्राउंड वाटर सेलाइन है तो आप कह सकते हैं कि उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, ड्रिंकिंग करने के लिए। अब जब पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, वो क्या चाहिए, इनके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो जो वर्षा होता है वर्षा वाले जल पे डिपेंड रहे, या क्या कह सकते हैं भाई, चाहे तो इन नदी पे। दो ही कारण हो सकता है ना, कि चाहे तो वर्षा का जो जल होता है उसको आप स्टोरेज करिए, या तो फिर आप भाई नदी का जल करिए।
अब देखिए धौलावीरा में आपको वहां पे जलाशय बनाया गया है। धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिलता है, तो कहने की वर्षा के जल को संचय करता होगा पीने के लिए या तो सिंचाई में, चाहे तो नदी पे डिपेंड रखे। तो अब बात को समझिए, लेकिन चीजों को समझना आपको बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे वो नदी पर, नदी के जल पर ही निर्भर किए थे। अब देखते हैं कि जितने भी इंडस रिवर सिस्टम के जो नदियां हैं उनके आसपास में बसे, इंडस रिवर हो गया, घाघरा हगर रिवर्स हो गए, रिवर के किनारे ही सेटलमेंट हुआ इनका। क्यों हुआ? दो फायदे लिखिएगा, नदी के किनारे बसने के दो फायदे। इनका नदी के किनारे बसना मजबूरी हो गया। अब देखो, वर्षा का जल संचय कर पाना उस टाइम में बहुत ही कठिन काम है, हर जगह तो नहीं कर पाते, उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। लिखेगा कि उनके पास दो ही ऑप्शन था, चाहे तो वर्षा के जल को संचय करके पिए या तो नदी किनारे। तो वर्षा के जल को संचय करना अत्यंत कठिन था, तो वो नदी के ओर अग्रसर हुए और नदी के जल को नदी किनारे बसना उनकी मजबूरी बन गई। अब देखिए, मजबूरी हुआ बट दो फायदे कि नदी किनारे तो वहां पे जो मिट्टी मिलेगा उपजाऊ मिट्टी मिलेगा, तो फसल जो भी उस समय वो बहुत जबरदस्त रूप से होगा, और जब फसल होगा, कृषि जब जबरदस्त रूप से होगा तो अधिशेष बढ़ेगा। मेरे बातों को, अब इन अधिशेष को एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, परिवहन की जरूरत पड़ेगी। तो नदी में परिवहन भी सस्ता, परिवहन भी नदी के नाव के सहारे से आसान तरीके से कर सकते थे। तो ये उनके बसने का कारण हुआ। सेमी इरिड रीजन में अब देखिए, सेमी इरिड रीजन में ग्राउंड वाटर सलाइन था, फिर भी बसने का कारण क्यों हुआ, चीजों को समझ सकते हैं कि सेमी इरिड में बसने का कारण क्या था कि घने जंगल कम थे, आसानी से काट सकते थे। सेकंड क्या था भाई? सेकंड था कि उस सलाइन वाटर में, अब देखो सेमी इरिड रीजन में बसा क्यों कि घने जंगल कम थे। अब जो घने जंगल में बसा, मतलब सॉरी, जब इस क्षेत्र में बसा तो यहाँ पे पानी पीने लायक नहीं, तो उपयुक्त पानी ना पीने लायक नहीं था, तो पानी पीने जगह पे उन्हें नदी किनारे बसना पड़ गया। ये सारे रीजन आप लिख सकते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्लियर हो पाएगा, इस प्रश्न का क्लियर उत्तर आप लिख पाइएगा। और जब परिवहन अच्छे तरीके से यहाँ पर होगा तो दूसरी जगह से व्यापार भी आराम से होगा, व्यापारिक संपर्क भी होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिख सकते थे, 100 वर्ड में बहुत ही सफिशिएंट था। ठीक है, ओके, ये सवाल का ऑप्शन उत्तर यही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब हमने ओरिजिन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ओरिजिन से इससे बाहर हमें नहीं पढ़ना है, ओरिजिन को इससे बाहर हमें नहीं पढ़ना। हालांकि अब हमें क्या करना है, चीजों को समझिएगा। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आए, ध्यान रखिएगा, ये कुछ प्रश्न है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है, ओके, ध्यान, इसको मैं इंग्लिश में भी कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, कुछ मॉडल क्वेश्चन है, इसको आपको उत्तर देना है। ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा, खुद से आंसर राइटिंग करिएगा। मैंने जो जो पढ़ाया उनको नोट्स के थ्रू उनको रिवीजन करिए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? डू यू एग्री विद द कंसेप्ट ऑफ मेसोपोटामियन ओरिजिन इन द इमर्जेंस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? क्या आप हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया के उत्पत्ति की अवधारणा से सहमत हैं? अपने पक्ष में उत्तर दीजिए, अगर हैं तो अपने पक्ष में उत्तर दीजिए। तो बात तो समझिए, तो इसके बारे में आपको समझाना है, किस तरह से बताइएगा, इसका उत्तर किस तरह से लिखिएगा। तो पहले बात, आप पूरा किस तरह से मेसोपोटामिया के उत्पत्ति में हड़प्पा सिविलाइजेशन की उत्पत्ति को रिलेट करते हैं उसको आप लिख दीजिएगा पहला पार्ट में। जैसे मैंने बताया था कि वहां पे लकड़ी का स्ट्रक्चर मिला था, इस तरह से मैंने चीजों को बताया, उन सारे पॉइंट को लिखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या करेगा? सेकंड पॉइंट में आप उसका खंडन करिए, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करिए कि नहीं ये सब चीज सही नहीं है। और लास्ट में आप लिखिए निष्कर्ष, कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन में क्या लिखिएगा कि देखिए, जो अगर हम बात करेंगे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो बात हम कर रहे हैं, इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, वो एक तरह से क्लियर रूप से नहीं बोल सकते, एक तरह से वो प्रमाणित नहीं है, उससे कोई एविडेंस नहीं है। बल्कि हमें अगर हड़प्पा सभ्यता की उद्भव की व्याख्या अच्छा तरीका से देखना है तो उत्तर पश्चिम में, जो भी उत्तर पश्चिम साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न में जितने भी ग्रामीण संस्कृतियां थी, जितने भी विलेज कल्चर था, उनसे हम रिलेट कर सकते हैं, उन चीजों में हम कर सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का विकास के बारे में। सेकंड क्या है? क्रमिक विकास की अवधारणा को दिखाना आपको, अर्ली हड़प्पा और मेजर हड़प्पा के बारे में बताना, कुछ साइट्स के बारे में बताना आपको, कोटदीजी है, बहुत सारे जो अमरी है, कालीबंगन साइट्स हैं, और बहुत सारे साइट के बारे में आपको लिखना है और उन चीजों को आपको क्लियर करना है। कुछ सेकंड है। थर्ड क्या? थर्ड सेम सवाल, इसी सवाल का सेम सवाल है। कुछ आप पाक हड़प्पा सभ्यता कुछ यहाँ अर्ली होगा,
कुछ अर्ली हड़प्पन साइट्स को लीजिए और उनके बारे में कुछ विशेषता को लिखिए और उस चीज को आप मेजर हड़प्पा सिविलाइजेशन तक के उन विशेषता को आप रिलेट करके इसमें आपको आंसर देना है। चौथा सवाल है, ओके, चौथा सवाल क्या भाई कि आप इस चीज को बताइए, आलोचनात्मक परीक्षण करिए कि जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पाक हड़प्पा के ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ। जितने भी ग्रामीण संस्कृतियां थी, क्वेटा का, जोआब का, सोथी कल्चर है, चाहे तो चोलिस्तान का, इन सारे से रिलेट करके आप इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करिए। आप इसको उत्तर बताइए कि किस तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं, उन अर्ली हड़प्पा के जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं उनसे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। ये 4 प्रश्न है, आप वो चारों का टूटा फूटा उत्तर जैसा भी लिखा पाए आप उसको उत्तर को शुरू लिखने का प्रयास करिए, तो आपका उत्तर अच्छा आंसर राइटिंग सही हो पाएगा। ठीक, जितना लिखेगा उतना ही सही हो पाएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग। ठीक है, टाउन प्लानिंग की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का टाउन प्लानिंग क्या था। तो हमने ओरिजिन को 3 वीडियो में किया, तो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर 10 वीडियो बन जाए, 7 वीडियो बन जाए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ऑप्शन के लिए, तो आपको चीजों को सही से पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे भी वीडियो सारा आपको 50 मिनट 60 मिनट का वीडियो है, तो बड़ा वीडियो नहीं। अगर आपका 4 से 5 6 7 घंटे में अगर आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है मेंस के लिए, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जितना ही वीडियो आता है उस वीडियो को आप देखते रहिए। जिस पेपर 1 के लिए, जिस पेपर 2 के लिए, प्री के लिए 67 का पूरा डोज आपके पास है अवेलेबल। करेंट अफेयर में सुबह सुबह जरूर शामिल होइए, बीपीएससी 67 के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए सेशन को करते हैं समाप्त, धन्यवाद।